गणपति नमः। सत्यन जी, हम आजादी के जो 75 वर्ष की बात करें तो इस अवधि में जो राजनीति है हमारी, उसमें क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, और जो भारत की भविष्य की राजनीति होगी उसको किस तरह से देखते हैं आप? राजनीति में दो योग हैं, एक राज है, दूसरा नीति है। राज का अर्थ रहस्य भी है और राज का अर्थ राज्य का संचालन नीति पूर्वक करने का है। प्रजातंत्र के पूर्व जो सत्ता चलती थी वो सत्ता उन राजाओं के नाम पर चलती थी जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने राजत्व को धारण किए हुए थे, उनमें कोई सम्राट नहीं बच पाया था। ऐसी स्थिति में जब वो राजत्व का खंडन हुआ और देश को आजादी मिली, क्रांतिकारियों और उन नरम दल के लोगों के, अहिंसावादियों के बलबूते पर महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसी विचारधारा के चलते हुए जब देश में आजादी आई, तो देश में आजादी आने का पहला पर्व था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 5 महीने देश में आजादी रही। टोटली 5 महीने इस देश में आजादी रही। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की 30 तारीख को संध्या के 5:17 पर पूज्य महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां बो दी। 3 गोलियां वो आजादी के जो मसीहा के रूप में यहाँ पर प्रतीत और बापू के रूप में जाने गए, महात्मा गांधी महात्मा के रूप में जाने गए, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के संवाद को जोड़ करके आजादी प्राप्त करने में अपना योगदान दिया। वो जिन्ना और जवाहरलाल और वल्लभ भाई को एक साथ बिठा करके समझाने की योग्यता रखने वाले पुरुष थे, जिन्होंने अपनी उस पुरुषार्थ को लेकर के 30 जनवरी 1948 की संध्या को 5:17 पर उनके सीने में 3 गोलियां मार दी। 3 गोलियां मार करके प्रजातंत्र को, आजादी के महोत्सव को जो है उन्होंने उद्घाटित किया। अब 48 को उल्टा कर दीजिए, 84 हो गया। 84 में 18 गोलियां माता इंदिरा गांधी के सीने में दागी गईं। प्रजातंत्र 48 से चालू हुआ तो 84 तक आते आते गोलियों की संख्या बढ़ गई। जिस अनुपात में 3 गोलियां मारी थी, 3 के पहाड़े को 6 बार बोलिए, 3 छंग 18। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी उसी अनुपात में गुंडाई बढ़ गई, उसी अनुपात में राजनीतिक दोषी होने लगी। महात्मा गांधी की हत्या के साथ चलने वाला जो प्रजातंत्र था वो 84 तक आते आते इंदिरा गांधी पर समाप्त हो गया। इस देश में 3 गांधी हुए, एक भी ओरिजिनल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। आप समझते हो 3 गांधी कौन है? एक ही परिवार के हैं, इंदिरा जी, राजीव और महात्मा गांधी। ये 3 गांधियों की मर्डर से आजादी की शुरुआत हुई। आजादी के लिए जो लोग मरे थे वो तो ठीक ही थे, लेकिन उसके बाद जो राजनीति आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ग्रहण करने के पश्चात जो प्रजातंत्र की नींव को रखा, बुनियाद को रखा, तो इस देश को खड़ा करने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए वो अभूतपूर्व प्रयत्न थे। वो ऐसे प्रयत्न थे जिन प्रयत्नों के माध्यम से देश को उत्तिष्ठ जागृत करने का काम किया जा सकता था। आलोचना के तौर पर राजनीति पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीयत पे कोई संदेह नहीं कर सकती। जहां तक उनकी योग्यता का प्रश्न है वो अपने आप में निर्विवाद थे। उन पर यह भी आरोप है कि जयप्रकाश जी होते या अन्य किसी वल्लभ भाई पटेल जी को वहां पर बिठाया जाता, वो समय की मीमांसा थी और समय की मीमांसा में हम लोगों की आयु स्नित परिपक्व और प्रौढ़ नहीं थी। हम पढ़ने के बाद ही ये कह सकते हैं कि महात्मा जी ने समयानुसार जो निर्णय लिया
वो अपने आप में उचित था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुए। एक नव विकसित घर को जिस तरीके से उन्नति के सोपान पर ले जाने में गृहपति को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से उन तमाम स्थितियों के बीच में जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी को प्रगति के पथ पर बढ़ाने का प्रयत्न किया। भाखड़ा नंगल से शुरू हुए और उन्होंने बड़े बड़े बांधों को और नदियों को के बंधन की प्रक्रिया करके देश को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। वो प्रयत्न लगातार करते रहे। देश की जनता ने भी अगाध स्नेह, प्रेम, प्यार और दुलार दिया। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिला। कांग्रेस ने अपने जीवन का, अपने शासन काल में बहुत सारी नीतियां स्थापित करते हुए उसे वहीं पर स्थगित नहीं होने दिया। लगातार प्रवाहमान की सरिता के प्रवाह की तरह वो अपने आप को बढ़ाती चली गई, नीतियां आती चली गई। उसके बाद विरोधी दलों का संकलन हुआ। जब विरोधी आए, जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो निस्संदेह पद पर प्रभुता को प्राप्त करने के लिए लोग आए। उसके बाद राजनीति जो है अपने में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति बनने लगी। उसमें समाजवादी पार्टी जो थी वो सोपा प्रसोपा के रूप में कटती चली गई, बढ़ती चली गई और उसने अपने अपने सिद्धांत रखे। ये सारे के सारे जो दल निकल करके आए थे कांग्रेस से टूट करके आए थे। कम्युनिस्टों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। तो समाजवाद, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में जो त्रिगुणात्मक लड़ाई का जो सोपान खड़ा हुआ, वो त्रिगुणात्मक सोपाई को देखते हुए कभी यदा कदा कांग्रेस ने भी समाजवादियों को अपने आप में आत्मस्वीकार, जयप्रकाश नारायण जी उसके नेता रहे, वो भी टूट करके समाजवादी पार्टी और सोपा संसोपा न जाने कितने कितने नामों से उसको जो है परिभाषित किया गया। बात एक ही थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत के संदर्भ में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए देश को समुन्नत होने के मार्ग सुझाए। चीन के आक्रमण ने हमारे को सचेत रहने की प्रेरणा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संपर्क में रहने के पश्चात जो थे वो शांतिवादी नेता थे और शांतिवादी नेता होने के बाद में 1962 में जो चाइना का आक्रमण हुआ, उस चाइना के आक्रमण के समय में हमारा देश सैनिक समृद्धता को प्राप्त नहीं कर पाया था। उसके पास ना तो इतनी आयुध संख्या थी कि वो उन दुश्मनों का मुकाबला कर सके। ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू चीनियों को खदेड़ दो ऐसा कहकर के विदेश यात्रा पर चले गए। उन्होंने युद्ध को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। जब उन्होंने युद्ध को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो परिणाम वही होना था जो होना चाहिए था और बदले में हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। यहाँ से कांग्रेस की राजनीति में गिरावट शुरू हुई। कांग्रेस की राजनीति में गिरावट तब शुरू हुई जब पंजाब में पहला घोटाला हुआ। सुच्चा सिंह और वो वाला जो प्रकरण था, पहला घोटाला पंजाब से ही हुआ। हमारा जो राष्ट्रगीत है उसमें पहला नाम पंजाब का ही आता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। उसके बाद ही तो पहला घोटाला वहीं से शुरू हुआ और वो भी गोली कांड में परिवर्तित हो गया। उसके बाद घोटालों की बाढ़ आती चली गई। इंदिरा गांधी जी के समय में बहुत सारे इस तरीके के दृश्य हमारे को देखने को मिले। प्रजातंत्र में इस तरीके की भावनाओं को रखने वाले लोग भी होते हैं जो जन सेवा के नाम पर जन सेवा को की ठगी के रूप में अपना काम करते हैं। बहुत सारे लोग संपन्नता के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और जो कुछ नहीं कर पाते वो विपन्नता के गहरे गह्वर में पड़ करके अपनी जिंदगी को जो है व्यतीत करते हैं। गरीबी मिटाओ के आंदोलन हुए, देश में हरितिमा पैदा करने के, हरा भरा भारतवर्ष बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए दुग्ध क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई। तमाम क्रांतियों के नाम लेकर के पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर हमने एक दूसरे को सहयोग करने की भावना बने। हिंदुस्तान की संसद तब विभाजित होने लगी और विभाजन की स्थिति यहाँ तक आई कि इंदिरा गांधी के समय में इंडिकेट और सिंडिकेट के नाम पर कांग्रेस ही विभाजित होकर के खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति में नए दलों का संचयन हुआ
1952 में आजादी के पश्चात भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपने दो मुख्य भावनाओं को उजागर किया और वो कश्मीर के संबंध में थी। उन्होंने नारा दिया कि कश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, ये हमारा अभिन्न अंग जो है इसे हम कभी भी अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, हम लड़ेंगे। लेकिन वो कांग्रेस की रीति के चलते हुए कांग्रेस एक स्वतंत्र स्थिति में हो गई। वहां पर एक दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, इस बात का लेकर के आंदोलन हुआ। इसी बीच में गोवा का आंदोलन भी खड़ा हुआ। गोवा पुर्तगालियों के अधिकृत क्षेत्रों में आता था। उसके लिए तब जब जनसंघ की स्थापना हुई तो उसने गो हत्या और 370 के हटाने की मांग को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की और उसकी यात्रा के प्रारंभ करने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान जाकर के वहां पर हुआ। उसके पश्चात भारतीय जनसंघ ने अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए अपनी यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से जारी किया। देश की राजनीति जो है अपनी प्रगतिशीलता के साथ बढ़ती गई। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता को शने शने खोने लगी और इंदिरा जी ने एक समय ऐसा आया जब उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। उस आपातकाल में उन सारे के सारे लोगों को जो राजनीति में संश्लिष्ट थे, उन राजनीति में संश्लिष्ट लोगों को जबरदस्ती खदेड़ करके बहुत सारे निरीह लोगों को, बहुत सारे राजनीति करने वाले लोगों को जेल के अंदर ठूंस दिया। परिणाम एक क्रांति के रूप में उभर करके आया और जब वो क्रांति के रूप में उभर करके आया तो देश में नेताओं की भरमार हो गई। भारतीय जनसंघ की यात्रा चलते 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 आकर के संयुक्त स्थिति में अपने आप को डुबाने के लिए हुई। तब एक जनता दल नाम का, भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक दल का संगठन हुआ जिसका नेतृत्व जयप्रकाश जी के माध्यम से किया गया। उस जयप्रकाश नारायण के माध्यम से किए जाने वाले संगठन में भारतीय जनसंघ ने अपने आप को मर्ज किया और जनता पार्टी के रूप में वो छूटे हुए लोग जो इंदिरा गांधी ने जिन्हें जेल में अंदर किया था, जो अपनी पीड़ाओं से ग्रसित थे, किसी ने अपने पिता खोए, किसी ने माता खोई, किसी का पुत्र चला गया, बहुत विपन्नावस्था में आ गए। उस दुर्बल और महान अत्याचार को सहन करने के पश्चात जब वो लोग निकले तो उस संगठित जनता दल ने संपूर्ण राष्ट्र पर अपनी कब्जा घोषित किया और लोगों ने उसे अपना संपूर्ण रूप से उन्हें लोगों ने अपना समर्थन प्रदान किया। समर्थन प्रदान करने के पश्चात जो लोग थे वो अपने अपने क्रियाकलापों में चल गए। लेकिन राजनीति तो राज भी है और नीति भी है, नीति कहीं नहीं रही, राज ही राज रह गया। तब जहां पर मधु दंडवते और मधु लिमिये नाम के दो सांसदों ने मिलकर के भारतीय जनसंघ के लोगों से ये कहा कि तुम दोहरी सदस्यता वाले लोग हो, तुम एक तरफ राजनीति करते हो, दूसरी तरफ आरएसएस से तुम्हारा संपर्क है, तब अपने आरएसएस के संबंध को विच्छेदित करो, तब तुम जनता पार्टी में रहने की योग्यता पा सकोगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा, भारतीय जनता पार्टी के वो कुशल नियामक नेता जिन्हें के प्रति विरोधियों ने भी अपनी आस्था का प्रदर्शन किया, ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को नकारात्मक रूप से ठुकरा दिया और ठुकरा करके कहा कि ठीक है, यदि आप हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हम स्वतंत्र भाव से एकला चालो की भावना को लेकर के हम आपसे पृथकता चाहते हैं। फिर चुनाव हुए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनकर के हमारे सामने आ गई और भारतीय जनता पार्टी बनकर के जब हमारे सामने आ गई तो उसने अपने संकल्पों से, अपने आदर्शों से, अपने नियंत्रण से, अपनी कार्य कुशलता के माध्यम से जनता में एक विश्वास की पूंजी पैदा की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दो बड़े महान अधिवेशन हिंदुस्तान की मुंबई में हुए। उस मुंबई में होने वाले अधिवेशनों में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने विश्वास की अभिव्यक्ति की और उस विश्वास की अभिव्यक्ति करते करते समयानुसार वो प्रगतिशील होकर लोगों के मनों की भावनाओं पर अपने आप को स्थापित करते हुए आज की इस स्थिति तक पहुंच करके चली आई।